पहाड़ी महारथियों में निशित की बात खत्म होने के बाद किसी ने कुछ भी नहीं कहा। आमतौर पर अगर कोई भी मुद्दा उठाया जाता था तो सभी उस पर अपनी कुछ न कुछ टिप्पणी जरूर देते थे, लेकिन फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ था। इसकी मुख्य वजह यह भी थी कि ग्रुप में सबसे ज्यादा बातचीत करने वाले लंबकर्ण और त्रिकालदर्शी की भी अभी तक कोई खबर नहीं थी। सबसे ज्यादा बातूनी दो लोगों की गैर मौजूदगी के कारण ग्रुप में शांति छाई हुई थी। राज को अब इतने सन्नाटे की आदत नहीं बची थी। ग्रुप में ले देकर सिर्फ बाबा बैरागी ऑनलाइन दिख रहे थे, बाकी सारे के सारे ऑफलाइन थे। सीनियर बाबा बैरागी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? राज ने पूछा। राज को याद था कि बाबा बैरागी टफी को लेने आने के पहले 2 महीने का समय चाहते थे ताकि वो अपना कोई खास काम निपटा सके। इसलिए जब राज को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने इसी बात को उखाड़ना ठीक समझा। हाँ, मैं एक जादूगर के एडवांस होने का इंतजार कर रहा हूँ, बाबा बैरागी ने हंसकर कहा। इतना कहने के बाद उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा। ये एक अखबार की कटिंग थी। इसमें जिसका अकाउंट लिखा आ रहा था वो बाबा बैरागी नहीं बल्कि बाघा बैरागी नाम के किसी जादूगर का था। हालांकि ये अकाउंट बाबा बैरागी का दूसरा अकाउंट था जिससे वो यहाँ वहाँ की खबरें जुटाते थे। असल बात ये थी कि बादल नाम के जादूगर को बाबा बैरागी ने 200 साल पहले कैद कर दिया था और अब वो बाहर आने वाला था। इसलिए उसने सब जगह इस बात की जानकारी डाल दी थी, लेकिन ये जानकारी बाबा बैरागी के हाथ भी लग गई थी। लेकिन कैद में रहकर ये सब जानकारी कैसे डाली गई? राज ने पूछा। राज को लग रहा था कि बाबा बैरागी ने अपने कैदियों के लिए खास तौर से इंटरनेट की सुविधा दी थी। हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, बाबा बैरागी ने हंसकर कहा। बादल चोर कबीले की पिछली पीढ़ी से है। 200 साल पहले वो चौथे रैंक का जादूगर हो गया था और कैद में करने के बाद उसकी ताकत शायद ही बढ़ी हो। 200 साल पहले वो मेरी एक गुफा में आया और उसने वहां मौजूद मेरा सारा खजाना चुरा लिया। चोरी करने तक की बात तो ठीक थी क्योंकि चोर कबीले के लोगों की फितरत ही यही थी। मैं कभी भी उसे पकड़कर पीट कर सारा माल निकलवा सकता था, लेकिन जो मैंने सोचा नहीं था असल में वो हुआ। वो इसकी खबर छपवाने गया कि मेरी गुफा में घुसना किसी खेल से ज्यादा कुछ नहीं था और मेरी सारी जादुई कलाएं मजाक से बढ़कर और कुछ नहीं हैं। उसने ये भी कहा कि अगर मैं अपनी सारी ताकत भी लगा लूं तो भी वो मिनटों में मेरे यहाँ चोरी कर सकता है। फिर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। बहुत मेहनत के बाद मैं उसे पकड़ पाया और मैंने उल्का चट्टान में 5 अंगुल पर्वत बंदिश कला से उसे बांध दिया। ये बंदिश 200 साल चली और वो अभी तक बाहर नहीं आ पाया। बाबा बैरागी ने पूरी कहानी बताते हुए कहा। राज इस बात से इतना तो समझ गया कि जादुई दुनिया में डींगे मारने वालों का हाल बहुत ही भयानक होता है। करीब 1 महीने पहले मैं समय का हिसाब लगा रहा था तो मुझे लगा कि अब उसको बाहर निकालने का समय हो चुका है। इसलिए मैं हाल ही में बंदिश देखने गया था। तब मैंने पाया कि वो असल में मेरी 5 अंगुल पर्वत बंदिश कला को समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब मैं जानना चाहता था कि असल में उसे इस कला को समझने में और कितना समय लगेगा। फिर मैंने उसे परेशान किए बिना ही बस तमाशा देखना बेहतर समझा। बदकिस्मती से मुझे समझ नहीं आ पाया कि उसे और कितना समय लगने वाला है और मैं वहां हमेशा के लिए खड़ा नहीं रह सकता था। पहली बात तो ये कि मेरे पास इतना फुर्सत समय नहीं था और दूसरी बात ये कि अगर मैं उसे घूरता रहता तो वो समझ जाता। इसलिए मैंने किराए पर एक आदमी रखा जिसने ऐसी एक्टिंग की जैसे वो घूमते फिरते उस इलाके में पहुंच गया हो जहां बंदिश लगाई गई थी। बादल भी बंदिश में रहकर काफी ऊब चुका था और किसी की उपस्थिति का पता चलते ही वो काफी एक्साइटेड हो गया। उसने अपने जादू का इस्तेमाल करके उस किराए के आदमी को कंफ्यूज कर दिया जिससे वो रोज बादल को देखने आ सके। उसी आदमी की मदद से बादल बाहरी दुनिया को भी समझने लगा। मुझे लगा कि बादल बाहरी दुनिया में बहुत रुचि दिखा रहा है, इसलिए मैंने किराए के उस आदमी से बादल के लिए इंटरनेट वाली एक छोटी डिवाइस भिजवाई।
इसमें कुछ भी डालने की जगह नहीं थी, बस बोरियत मिटाने के लिए कुछ गेम भर थे। इसके अलावा उसमें एक चैट का ऑप्शन भी था जो खुद मैंने बनाया था। ये चैट का ऑप्शन भी हमारी डिवाइस की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ बादल मौजूद था। इसके बाद मैंने करीब 300 फर्जी अकाउंट बनाए जिसे मैंने बादल से जोड़ा। फिर रोज मैं बादल से नए नए नामों से बात करने लगा। इसके अलावा किराए का वो आदमी भी बादल को रोज यहाँ वहाँ की खबरें पहुंचाने लगा। बाबा बैरागी ने अपने खुराफाती दिमाग की करतूत के बारे में बताया। इतना सुनते सुनते राज को हंसी आ गई। इसके बाद 1 महीने में बादल ठीक से चैट करने लगा। चंद गेम होने के कारण बादल अब चैट को ही बेहतर समझता था और लगातार अपनी डींगे हाँकता था। मैंने अलग अलग अकाउंट इस्तेमाल करके कभी उसकी तारीफ की तो कभी उसका मजाक उड़ाया। ऐसे करते करते बादल ने कुछ अकाउंट को अपना दोस्त बना लिया। फिर आज बादल ने ये सब डाला जो मैंने तुम्हें दिखाया। बाबा बैरागी ने स्क्रीनशॉट के पीछे की सारी बात राज को बताई। असल में बादल के साथ एक बड़ा मजाक हो रहा था जिसकी खबर खुद बादल को भी नहीं थी और बादल खुद ही मजाक बन चुका था। वो अलग अलग नामों से बात करते हुए सिर्फ और सिर्फ बाबा बैरागी से ही बात कर रहा था, लेकिन उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। सीनियर बाबा बैरागी क्या होगा अगर बादल को हम जितना बेवकूफ समझ रहे हैं वो उतना बेवकूफ ना निकले। शायद वो बहुत पहले से ही सारा माजरा समझ चुका हो और अब वो आपके साथ खेल खेल रहा हो। इतने में ही निशित ने बीच बात में आकर कहा। कहीं न कहीं निशित की बात में दम तो था, क्योंकि जो जादूगर 5वीं रैंक हासिल करने की जद्दोजहद में हो उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाना आम बात नहीं थी। शायद बादल चैट में यहाँ वहां की बातें करके बाबा बैरागी को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार मैं तो उसके मजे ले रहा हूँ। फिर मुझे तो इस सब में काफी मजा आ रहा है। वैसे भी मैं तो उसे आजाद करने ही वाला हूँ। उसके निकलने के पहले ये जितना भी खेल हो रहा है आखिर ये कहलाया तो मेरी ही चाल का हिस्सा। बाबा बैरागी ने हंसकर कहा, सीनियर आपका दिमाग वाकई जोरदार है, मैं आपके दिमाग को मान गया। निशित ने तारीफों के पुल बांधते हुए कहा। राज ने भी बाबा बैरागी की तारीफ की, हालांकि उसे ये भी लगा कि बाबा बैरागी 7वीं रैंक हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में बादल के साथ ये खेल उनकी मेहनत बर्बाद न कर दे। असल में जब राज को आधार बनाने में ही इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, फिर 7वें लेवल का जादूगर होना तो अपने आप में एक ऐसी जगह थी जिसे हासिल करना सभी के बस में नहीं था। इस सब के बीच सिर्फ मनोरंजन के लिए बादल से बात करना और उसका मजाक बनाने के लिए अपना कीमती समय देना राज को समय की बर्बादी लग रही थी। अगर राज बाबा बैरागी की जगह होता तो शायद वो ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझता। जब बाबा बैरागी खुद ही बादल को आजाद करने वाला था तो इस सब खिलवाड़ की शायद कोई जरूरत ही नहीं थी। राज को बाबा बैरागी के मन की बात असल में ज्यादा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाबा बैरागी के खुराफाती दिमाग के बारे में सुनकर उसे कहीं न कहीं काफी हंसी जरूर आ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बाबा बैरागी जैसा बड़ा जादूगर भी इस तरह का खुराफाती दिमाग रखता होगा। राज ने अपनी डिवाइस एक तरफ रखी ही थी कि वसीम ने उसे उठाकर एक मैसेज कर दिया। अरे निशित, तुम अभी तक जिंदा हो? जैसे ही राज को मैसेज करने की आवाज सुनाई दी, उसने मुड़कर देखा। राज ने आज तक इस तरह से किसी से भी बात नहीं की थी, इसलिए इस मैसेज के बारे में पता चलते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे तो ये भी समझ में नहीं आया कि वसीम ने डिवाइस चलाना कब सीख लिया था। वसीम के सीखने की इस रफ्तार को देखकर राज हैरान था। उसे लग रहा था कि अगर जादूगर वाकई इतना जल्दी सीखते हैं तो बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं है। मेरे पास जब भी समय होगा मैं तुम्हारे पास मिलने जरूर आऊंगा। अब तो तुम्हारी पत्नी को बच्चा होने वाला होगा, है ना? वसीम ने राज की डिवाइस से अगला मैसेज किया। सीनियर, आप जब चाहें तब आ सकते हैं, अब तक मेरे काफी बच्चे हो चुके हैं, निशित ने जवाब दिया। वो समझ गया था कि ये मैसेज राज ने नहीं बल्कि वसीम ने किया था। मुझे यहाँ तलवार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वसीम ने सभी के नाम देखते हुए कहा। तलवार 3 साल पहले 7वीं रैंक हासिल करने के चक्कर में जलकर राख हो गया।
इसलिए अब वो हमारे बीच नहीं है। बाबा बैरागी ने जवाब दिया, क्या बात कर रहे हो? तलवार भी 7वीं रैंक हासिल नहीं कर पाया? वसीम ने गहरी सांस लेकर कहा। इसके बाद वसीम सोच में डूब गया। इसके बाद क्या होने वाला था ये राज को बखूबी पता था, इसलिए वो पहले से ही चौकन्ना था। अभी वसीम को रोकना बहुत जरूरी था, वरना अगर वो यहाँ गिरा तो शल्य का पूरा घर तबाह हो सकता था। एक जेल के भीतर चंद्र कबीले का भोलू मौजूद था, जिसके दोनों पैर टूट चुके थे। उसी के साथ जेल में गोरा सन्यासी भी मौजूद था। ये वही गोरा सन्यासी था जिसने कलंदर की मौत का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन ये अभी तक इस जेल में क्यों था? जिस हिसाब से गोरे सन्यासी ने जेल जाना स्वीकारा था, उस हिसाब से अभी तक तो उसे जेल से बाहर आ जाना चाहिए था। आखिर गोरे सन्यासी के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया था, या सन्यासी अपने साथियों से संपर्क ही नहीं बना पाया था? क्या गोरे सन्यासी ने किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए जेल आना स्वीकारा था? ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। और अब इसी जेल के इसी कमरे में भोलू, जिस पर राज की तलवार चुराने का इल्जाम था, वो भी आ चुका था। गोरा सन्यासी और भोलू दोनों कहीं न कहीं राज से जुड़े हुए थे। ऐसे में इन दोनों के साथ आने से क्या राज पर नया खतरा आ सकता था, या गोरे सन्यासी को भोलू की असलियत पता चलते ही एक नए कत्ल को अंजाम दिया जाना था? आखिर राज अब कौन सी नई मुसीबत में पड़ने वाला था? क्या राज अपनी तरफ पड़ रहे नए खतरों से लड़ पाएगा? गोरा सन्यासी जेल के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था और ध्यान लगाया था। उसकी ऊंचाई बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन भोलू अपनी दूसरी इंद्री यानी कि आंख की इंद्री खोल चुका था, इसलिए वो गोरे सन्यासी की शक्ति समझ सकता था। गोरे सन्यासी की हर सांस में गजब की ताकत निकल रही थी। गोरा सन्यासी पहली रैंक का सिद्ध चक्र हासिल कर चुका था और अब जल्द ही शायद वो दूसरी रैंक भी हासिल करने वाला था। हालांकि ये सब बातें फिलहाल गैर जरूरी थी, क्योंकि गोरे सन्यासी के चारों ओर एक अलग तरह की रोशनी दिखाई दे रही थी, जो उसे रैंक से हटकर भी किसी खास ताकत वाला जादूगर बनाती थी। भोलू की नजरों में गोरा सन्यासी किसी छोटे सूरज की तरह चमकदार था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये सन्यासी इतना ताकतवर था तो वो जेल में क्यों था। गोरे सन्यासी को जैसे ही महसूस हुआ कि कोई जेल के अंदर आया है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और भोलू की तरफ देखा। एक और नया कैदी, इसने क्या गुनाह कर दिया? गोरे सन्यासी ने पूछा। सन्यासी जी, ये एक चोर है। चोरी करने के चक्कर में इसने किसी की गाड़ी मिटा दी और उसे काफी चोट भी पहुंचाई, इसलिए इस पर काफी धाराएं लगी हुई हैं। जेलर ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा। जेलर के इस चापलूसी भरे तरीके को देखकर भोलू को दाल में कुछ काला समझ में आने लगा। बहुत बढ़िया, इसे मेरे पास ही रहने दो, मैं इसे सन्यासी बना दूंगा, गोरे सन्यासी ने कहा और मंत्र जपने लगा। उसके मंत्र पढ़ते ही उसके चारों तरफ मौजूद सुनहरी रोशनी ऐसे हिलने लगी जैसे वो रोशनी जिंदा हो। ठीक है, मैं इसे आपके हवाले छोड़ता हूँ, जेलर ने कहा और गेट बंद करके चला गया। गोरे सन्यासी को वैसे तो ट्रेन में हुई हादसे में कातिल के तौर पर कैद किया गया था। शुरुआत में जेलर ने बाकी कातिलों के जैसा ही समझकर गोरे सन्यासी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसके अधिकारियों ने गोरे सन्यासी का खास ख्याल रखने को कहा तो जेलर ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके अलावा गोरे सन्यासी को छोड़ने की जगह उसे जेल में ही अपने मन का काम करते रहने के लिए छूट दी गई। हालांकि जेलर को ये बात समझ में नहीं आई कि किसी कैदी को जेल में अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहने की छूट कैसे दी जा सकती थी। इसके बाद गोरे सन्यासी ने लोगों को बुद्ध की कहानियां सुनाई और उन्हें अपराधी से अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। इसके अलावा सन्यासी ने जेल में मौजूद बुराई को सोखना शुरू कर दिया, जिससे जेल में अच्छाई बढ़ने लगी। इसी महीने जेलर को महसूस हुआ कि जेल से अब बुरी वाइब्स कम होती जा रही हैं। इसके अलावा सभी जेल में सन्यासी को पसंद भी करने लगे हैं। हालांकि जेलर को भी पता नहीं था कि गोरा सन्यासी असल में क्या चाहता था। उसे लगता था कि सन्यासी बुद्ध का ज्ञान फैलाना चाहता है। हेलो साथी जादूगर। जैसे ही जेलर चला गया तो गोरे सन्यासी ने दोनों हाथ जोड़कर भोलू से कहा,
भोलू तुरंत समझ गया कि जब वो गोरे सन्यासी की ताकत समझ सकता था तो गोरा सन्यासी भी उसकी ताकत समझ गया होगा। हेलो सन्यासी जी, भोलू ने जवाब दिया। घबराओ मत साथी, मैं और तुम नियति के कारण ही मिले हैं। तुम्हें सुधार कर मुझे भी फायदा होगा। मैं अपना सिद्ध चक्र पूरा कर लूंगा और तुम जेल में रहकर सन्यासी हो जाओगे। गोरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में गोरा सन्यासी जेल से बाहर इसलिए नहीं निकला था ताकि वो जेल के अंदर की बुराई को खत्म कर सके। इस दौरान अभी तक वो काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा कर चुका था। ये सिलसिला सन्यासी तब तक जारी रखने वाला था जब तक वो दूसरी रैंक हासिल करने जितनी एनर्जी न जुटा ले। सन्यासी जी, मेरा अपना कबीला है, भोलू ने हंसकर कहा। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपने कबीले को धोखा दो, गोरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा। सन्यासी की ये बात सुनकर भोलू को काफी राहत महसूस हुई। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम सन्यासी बन जाओ। सन्यासी बनने का तुम्हारे कबीले से कोई लेना देना नहीं है। आओ, अब कल का इंतजार मत करो, मैं तुम्हें बुद्ध का ज्ञान दूंगा, लेकिन इसके पहले तुम्हें अपने बालों को हटाना होगा। आखिर तुम ऐसा कैसे करने वाले हो? मुझे तुमसे नियति ने ही मिलाया, इसलिए मैं तुम्हें इस बात का पूरा फायदा दूंगा। कहो तो तुम इस सब के लिए तैयार हो? गोरे सन्यासी ने पूछा। जैसे ही भोलू ने खुद को बिना बालों के सोचा तो वो अंदर तक कांप गया। वो वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन अपने टूटे पैर के कारण वो किसी बेजान लाश की तरह था। सुबह राज जल्दी उठकर हमेशा की तरह शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक में लग गया। अब वो अपनी दूसरी इंद्री हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। इस सब से फुर्सत होकर राज ने हाथ मुंह धोए और कपड़े बदल लिए। आज राज वसीम के लिए फोन, कंप्यूटर और रोजमर्रा की चीजें खरीदवाने के साथ साथ उनके बारे में बताने वाला था। मुझे एक दिन की छुट्टी और लेनी होगी, राज ने मन ही मन कहा। राज ने स्कूल की पढ़ाई के लिए पहले से ही तैयारी की हुई थी, इसलिए कम अटेंडेंस से कटने वाले नंबरों से उसे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला था। जब राज शल्य के घर पर बैठकर ये सब सोच रहा था, तभी उसे नीचे घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। कौन है? राज ने नीचे की तरफ उतरते हुए पूछा। तभी उसकी नजर भेड़िए के जैसे कपड़े पहने एक आदमी पर पड़ी जो घंटी बजा रहा था। तभी राज को निशित का ख्याल आया, जिसने कल ही पहाड़ी महारथी ग्रुप में राज की बात की थी। राज को समझ आया कि ये वसीम के बारे में ही है। हेलो, क्या आप राज हैं? उस आदमी ने कहा। हाँ, मैं ही राज हूँ, राज ने दरवाजा पूरा खोलते हुए कहा। मेरे गुरु के आदेश के अनुसार मुझे आपको कुछ देना है। मेरे गुरु का नाम निश्चित है। उस आदमी ने अपने गले में टंगे थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा और उसे निकालकर राज को दे दिया। शुक्रिया, सीनियर ने कल ही मुझे इसके बारे में बताया था, राज ने हाथ बढ़ाकर थैला लेते हुए कहा। उसके अंदर वसीम की नई आईडी, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी चीजें थी। ड्राइविंग लाइसेंस देखकर राज हैरान रह गया। राज ने उसे ध्यान से देखा। ये वाकई एक ड्राइविंग लाइसेंस ही था। वसीम ने आज तक कार को हाथ भी नहीं लगाया था, इसके बावजूद भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस इतनी आसानी से तैयार हो गया था। तो अब मैं चलता हूँ, अगर आप फ्री रहें तो मेरे गुरु ने आपको मेहमान के तौर पर बुलाया है। अपनी बात पूरी करके वो आदमी एक सफेद बादल में बदल गया और वहां से उड़ गया। राज को ऐसा लगा जैसे वो आदमी किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा था। शायद वो वसीम से बच रहा था या शायद टफी से। हालांकि इस बारे में सोचते रहने में राज ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और वसीम को देखने ऊपर चला गया। ऊपर जाकर राज ने देखा कि वसीम फ्रिज के साथ कोई कारस्तानी कर रहा था। उसके बगल में राज के कंप्यूटर पर फ्रिज की जानकारी खुली हुई थी। अच्छा, तो फ्रिज ऐसे बनाया गया। ये तो कमाल की चीज है। ये पुर्जे मिलकर कितनी ठंडी हवा बना रहे हैं। इंसानों ने वाकई काफी तरक्की कर ली है, वसीम ने धीमे से बड़बड़ाकर कहा। थोड़ी ही देर में वसीम ने फ्रिज के पुर्जे पुर्जे खोल दिए। सीनियर, फ्रिज में रखी चीजों का आपने क्या किया? राज ने हैरान होकर पूछा। अरे, वो सब तो मैंने टेबल पर रख दिया है, चिंता मत करो। जैसे ही मैं फ्रिज को वापस जोड़ दूंगा तो मैं सारा सामान वापस रख दूंगा, वसीम ने भरोसे के साथ कहा। राज ने टेबल की तरफ देखा। उसका हाल ही में खरीदा हुआ सामान बेसहारों की तरह पड़ा था, जिसे देखकर राज का दिल भर आया। उसकी आइसक्रीम पिघल रही थी, जिसे शायद अब जूस की तरह ही पीने की नौबत आने वाली थी। और ये हो गया वापस तैयार।
वसीम ने हंसकर कहा और तार उठाकर प्लग में लगाने को हुआ। राज ने पैनी नजरों से फ्रिज की तरफ देखा, जिसके कुछ पुर्जे अभी भी लगने बाकी थे। राज को इन सब पुर्जों का इस्तेमाल तो नहीं पता था, लेकिन वो इतना तो जानता था कि इनके बिना फ्रिज ढंग से चलेगा तो नहीं। रुकिए सीनियर, अभी आपने काफी पुर्जे नहीं लगाए हैं, राज ने तुरंत ही कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी पुर्जे किसी काम के नहीं हैं। इसके अलावा मुझे ये भी याद नहीं कि इन्हें कहाँ लगाना था, लेकिन चिंता मत करो, फ्रिज ठीक है, मुझ पर भरोसा रखो, वसीम ने प्लग लगाते हुए कहा। तभी बिजली के तार जलने की बदबू के साथ एक हल्की सी आवाज आई। वसीम ने तुरंत ही प्लग बाहर निकाल दिया। ये बड़ा अजीब है, आखिर ये जल क्यों गया? जितना मुझे पता था उस हिसाब से मैं बिल्कुल सही था। राज, ऐसा क्यों हुआ? वसीम ने हैरान होकर पूछा। राज ने अनमने ढंग से हंस दिया। राज समझ गया कि उसे आज ही नया फ्रिज लेने जाना होगा, वरना समय काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ये तो बड़ी कमजोर मशीन है। लगता है मुझे इन सब को थोड़ा और समझने की जरूरत है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि अभी तो कितना और जानना बाकी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, वसीम ने धीमी आवाज में कहा। इसके बाद उसने अपना हाथ हिलाया और एक हवा का झोंका कहीं से आया और तार जलने की बदबू अपने आप गायब हो गई। राज ने वसीम की कही हुई कोई भी बात नहीं सुनी थी, इसलिए उसे वसीम को दिलासा देना ही बेहतर लगा। कोई बात नहीं सीनियर, हम नया फ्रिज ले लेंगे, राज ने कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे बिगाड़ा है, मैं ही इसे सुधारूंगा। ये एक फ्रिज ही तो है, वसीम ने भरोसे के साथ कहा। ये हो गया। करीब 3 ही मिनट में वसीम ने कहा। राज ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अब वाकई फ्रिज का इस्तेमाल किया जा सकता था। राज ने अंदर झांक कर देखा तो फ्रिज के दाएं और बाएं तरफ वसीम के जादू की छाप दिखाई दे रही थी। इसमें से एक आत्मा संकलन छाप थी, जो संसार में मौजूद आत्मीय शक्ति को इकट्ठा करती थी। दूसरी शीत छाप थी, जो आत्मा संकलन से इकट्ठा हुए आत्मीय ऊर्जा को ठंडी हवा में बदल देती थी। कहो, कैसी रही? वसीम ने पूछा। सीनियर, ये तो कमाल है, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आज से राज का ये फ्रिज आम फ्रिज नहीं बचा था, अब वो एक जादुई फ्रिज बन गया था। आखिर वसीम और क्या क्या बदलने वाला था? क्या राज को वसीम से कुछ नया सीखने मिलने वाला था?